देखिए, आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री का 9वां क्लास का चौथा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग 9वां क्लास के स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं? हाँ, आवाज आई, बढ़िया लगा। तो ये 9वां क्लास के स्टूडेंट हैं आप लोग, और केमिस्ट्री का कैवा चैप्टर है 4। कुल केमिस्ट्री में करीब करीब 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर है। पांच चैप्टर में आज हम लोग चौथा चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। 3 चैप्टर तक आप लोगों का ऑलरेडी हो गया, जिसका वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं कि पहले ही से तैयार है। तो देखिए, पहले से तैयार है। एक और बैच जो था 9th क्लास का, उसमें हमने पढ़ाया था और उसी में हमने वीडियो भी बनाया था। लेकिन हुआ था कि कोई कारण से हमारी आवाज उस वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाई, और वो आवाज जब रिकॉर्ड नहीं हो पाई तो फिर से हम लोगों को वीडियो बनाना पड़ रहा है। लेकिन ये जो थ्योरी है ऑलरेडी देखिए आप सबका लिखा हुआ पहले से है ना, चूंकि उस बैच में हमने सब पढ़ा दिया था, तो सब पढ़ा दिया था, तो वो चीज यहाँ पर है, सब रखा हुआ है। तो इसलिए अब हमको जो है सिर्फ आवाज नहीं आने की वजह से दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है ना। इसके लिए खेद है। और ऐसा नहीं है कि हम कभी भी पढ़ाते हो तो पहले से लिख करके रखे हो और तब पढ़ाए हो, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं रहा है। हम सामने सामने एकदम डायरेक्ट आपको बोर्ड पर पढ़ाते हैं, लेकिन एक बैच में पढ़ाने की वजह से, रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं होने की वजह से हम आपको यहाँ पे है ना ये बता रहे हैं, और पहले ही से लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। खैर, ये सब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, जिसकी वजह से आवाज रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। चलिए, आज हम लोग पढ़ लेते हैं परमाणु संरचना। चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना को अंग्रेजी में कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। चौथा चैप्टर में यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर इस चैप्टर को आप नहीं समझ पाएंगे ना, तो आप लगभग केमिस्ट्री को खो देंगे। चूंकि आपको इसी चैप्टर्स में पढ़ने हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। इसी चैप्टर में पढ़ने हैं आप लोगों की सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी जो है ना, रदरफोर्ड का, नील्स बोर का, अफबाउ का, है ना, ये सब का सिद्धांत आपको पढ़ना है। और जब आप इसको पढ़ेंगे तब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से ही आप पता लगा पाएंगे कि कौन सा तत्व धातु है, कौन सा तत्व अधातु है, किस तत्व की संयोजकता कितनी है, किस तत्व की संयोजकता कितनी है ना माइनस में है। ये सब सारे चीजों के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए यह चैप्टर केमिस्ट्री का समझिए तो ये हार्ट है ना, परमाणु संरचना जिसको कहते हैं। जैसे बॉडी में हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से केमिस्ट्री में जो परमाणु संरचना के चैप्टर है वो हार्ट का काम करता है, समझे कि नहीं। इसलिए इसका एकदम मजबूत होना, इसके बारे में जानना हर एक विद्यार्थियों को बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं परमाणु संरचना। क्या शुरू करते हैं? परमाणु संरचना। और चूंकि अब हमको लिखने की जरूरत ज्यादा नहीं है, सिर्फ समझाने की जरूरत है, तो इसलिए आप लोग समझिए। डाल्टन ने क्या कहा था? आप जब चैप्टर 3 पढ़िएगा तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में क्या बात कही थी? एक बात उन्होंने कही थी कि परमाणु जो है, और माने क्या है, कोई भी पदार्थ या द्रव्य जो है, कोई भी पदार्थ जिसको हम लोग द्रव्य कहते हैं, उसके सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है? परमाणु। और उन्होंने एक बात और कही थी कि परमाणु अविभाज्य हैं, उनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह डाल्टन साहब का कहना था, लेकिन उनकी बात यह असत्य थी। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि परमाणु विभाजित हो सकते हैं, परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु विभाज्य है कि नहीं? उनको हम लोग तोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों, है ना, मेसन, पाई प्लस, ये सब में हम लोग उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन जो 9वां क्लास के आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आप जानिए कि मुख्य रूप से उनको 3 भागों में तो विभाजित कर ही सकते हैं, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? और इन्हें ही कहा गया मौलिक कण। इन्हें क्या कहा गया? मौलिक कण। इन्हें ही क्या कहा गया? मौलिक कण, है ना। तो परमाणु विभाजित हैं कितने भाग में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। कहीं से कोई दिक्कत? अब जब इतनी बातों को आप जान रहे हैं, तो इस बात को भी जानिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया?
तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे थॉमसन, या कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है टॉमसन, तो उससे कोई खास आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जे जो थॉमसन थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया, है ना, प्रोटॉन की खोज किया गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज किया जेम्स चैडविक ने। किसने खोज किया? जेम्स चैडविक ने। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो आप बहुत अच्छे से बताइए जे थॉमसन। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटॉन की खोज किसने किया, तो आप बताइए गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो जेम्स चैडविक। कहीं कोई दिक्कत? और ये क्या है? परमाणु के टुकड़े हैं, जबकि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु का टुकड़ा किया ही नहीं जा सकता है। किसी भी पदार्थ या किसी भी द्रव्य का सबसे अगर छोटा कण, आपको जब हम पढ़ाएंगे, जब आप हमसे जब पढ़ेंगे, तो हमने पढ़ाया है इसके पिछले वाले चैप्टर में परमाणु, अणु और आयन में, जिसमें आप लोगों को यह बताया गया है ना, कि तत्व के सबसे छोटे से छोटे कण को परमाणु कहते हैं, और यौगिक के सबसे छोटे से छोटे कण को अणु कहते हैं। तो तत्व के सबसे छोटे से छोटे कण को जब हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। और डाल्टन साहब ने कहा कि परमाणु अविभाज्य हैं, लेकिन उनकी यह बात तब जाकर के गलत साबित हो गई जब देखे कि इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, और ये निकला कहां से है? तो परमाणु से निकला है। इसीलिए इसको मौलिक कण का नाम दिया गया। क्या चीज का नाम दिया गया? मौलिक कण का। इतनी बातें समझ में आ गई? अब जरा सा हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन आखिर बना तो कैसे बना, आखिर ये इलेक्ट्रॉन कैसे बना। तो इलेक्ट्रॉन कैसे बना, इसके बारे में जरा आप लोग विस्तार से समझिए, बढ़िया से समझिए। देखिए यहां पे सारा चीज बनाया हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन कैसे बना। सबसे पहले एक कांच की विसर्ग नली ले लेना है। क्या ले लेना है? कांच की एक विसर्ग नली ले लेते हैं। देखिए आपको एक नली है, समझे कि नहीं? यहां पर एक जगह बनाया गया है जहां से पाइप के माध्यम से इसके अंदर जितनी हवाएं हैं, हवा के मतलब वायु, जितनी वायु है उसको एक प्रेशर से बाहर निकाला जाता है। और जब इस पूरे कांच के इस नली को जब इसमें से पूरी की पूरी जब हवा निकाल दीजिएगा, तो जिस जगह से माने वैसा जगह जहां पे हवा भी मौजूद ना हो, उस जगह को कहते हैं निर्वात। उसको क्या कहते हैं? निर्वात। जहां माने हवा तक नहीं हो। क्योंकि आप देखिएगा बोतल है, अगर बोतल में कुछ नहीं है तो वायु भरा हुआ है कि नहीं? लेकिन जब हम उसमें से वायु को बाहर निकाल देंगे तो वह बोतल हो जाएगा निर्वात बोतल। क्या बोतल हो जाएगा? निर्वात। तो यह जो आप कांच की विसर्ग नली देख रहे हैं, यह जो कांच की विसर्ग नली देख रहे हैं, इसमें से हम यहां से हवा को बाहर निकाल लिए। किसको बाहर निकाल लिए? हवा को। और जैसे ही हवा बाहर निकल गया तो यहाँ पे टोटी लगा हुआ है, उसको हम लोग कस दिए। अब इसके अंदर हवा भी नहीं है, हवा भी नहीं है। और जिस जगह हवा नहीं होता है तो उसको हम लोग कहते हैं निर्वात। तो ये जो विसर्ग नली है, जब इसमें हवा नहीं है तो इसको हम लोग कहेंगे निर्वात पंप। क्या कहेंगे? निर्वात पंप। क्लियर हो गया? अब हवा नहीं है, अब है क्या चीज इसमें? तो एक तरफ जो है एनोड का प्लेट लगा हुआ है, और एक तरफ देखिएगा काला रंग का हम कैथोड का प्लेट बनाए हैं। इसलिए कि आप बैटरी पर देखिएगा एक तरफ लाल और एक तरफ काला। देखे कि नहीं देखे हैं? आज तो हर घर में जब बिजली है तो निश्चित है कि सब घर में इन्वर्टर है, और इन्वर्टर आपके जब इन्वर्टर है तो बैटरी होगा ही होगा, है कि नहीं? तो उसमें आप देखिएगा तो एक तरफ काला का कैप लगाया हुआ है और एक तरफ लाल का कैप लगाया हुआ है। देखे कि नहीं देखे हैं? तो जो लाल कलर का कैप है उसको एनोड बोलते हैं, और जो काला टाइप का कैप लगा हुआ उसको कैथोड बोलते हैं। यह एक प्लेट है। यह क्या है? प्लेट है। अब देखिए स्थिति क्या हुआ है। इसको हम लोगों ने क्या किया कि यहां से भी तार निकाला, यहां से भी तार निकाला, और यहां पर उच्च विभवांतर वाले बैटरी से इसको जोड़ दिया। ढेर सारा, जैसे देखिए जब एक छोटा एक बड़ा है ना, प्लेट होता है बैटरी में, देखिएगा क्या होता है प्लेट, और ढेर सारे जब प्लेट लगाएंगे तो उसी को बैटरी बोलते हैं। जब ढेर सारे प्लेट लग जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? प्लेट। ये क्या है? स्लेट। समझिए कि उसके अंदर में क्या है? सेल है ना। बैटरी का क्या है? सेल है। जो एक छोटा वाला होता है माइनस में होता है, और जो बड़ा वाला होता है से
प्लस में होता है। तो इधर से प्लस गया, इधर से माइनस, और ऐसा ऐसा सेल ढेर सारे लगाए गए, इसलिए यहाँ पे डॉट 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 दिया गया है। और उसी को हम लोग बैटरी भी बोल सकते हैं। और इतनी बैटरी जोड़ा गया कि जिससे बहुत उच्च विभवांतर की धारा प्रवाहित हो। कितना? 10,000 वोल्ट। कितना प्रवाहित हो? 10,000 वोल्ट। तो सबसे पहले आपने कहा कि अब समझिए कि यह जो आप विसर्ग नली देख रहे हैं, इसमें हवा है? नहीं है। इसमें हवा है? नहीं है। यानी कि जब इसमें हवा नहीं है तो यह एक विसर्ग नली क्यों किसको कहे? तो किसी भी विसर्ग नली को तब कहा जाता है जब उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, जब वह डिस्चार्ज होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, यहां तक कि उसमें हवा तक भी नहीं होता है। और इसमें क्या हुआ कि अगर मैंने हवा का दाब अगर कहिएगा तो न के बराबर है। हवा का दाब कितना है? न के बराबर है। मतलब लिख दिए हम लोग कि निम्न दाब जो है 0.01 मिलीमीटर। और चूंकि दाब को हम लोग पारा में नापते हैं तो इसलिए इसको Hg यहां पे लिख दिए। क्या लिख दिए? Hg लिख दिए। अब समझिए यहां पे कि 1 मिलीमीटर के मतलब क्या? माने 1 का 1000वां भाग। अब पहले ही है ये 0.01। अब समझ रहे ना 0.01 का मतलब एकदम न के बराबर, और ओकरो 1000वां भाग मिलीमीटर कहलाता है। बताइए, तो वहां पर तो एकदम निम्न दाब है, मैंने दाब है ही नहीं है, वायु का प्रेशर है ही नहीं, एकदम दाब 0 पर आ गया है ना। तो ये सबसे पहले आपने क्या किया कि जे थॉमसन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक विसर्ग नली लिया जिसमें कोई चार्ज नहीं है ना। निम्न दाब अगर कहें तो 0.01 mm जो है Hg है, न के बराबर है। अब क्या हुआ कि उच्च विभवांतर की जो धारा है, जिसको हम लोग कह सकते हैं 10,000 वोल्ट की जो धारा है ना, 10,000 वोल्ट की जो धारा है, उसको जो है प्रवाहित किया। क्या किया? प्रवाहित किया। करंट जो है से दे दिया। इसमें क्या हो गई? धारा बहने लगे। तो विद्युत धारा का प्रवाह जैसे ही हुआ तो देखा क्या जे थॉमसन ने? जे थॉमसन ने देखा कि कैथोड माने माइनस की तरफ से, कैथोड माने किधर? माइनस की तरफ से एक किरण बाहर निकल रही है ना। उस विसर्ग नली में क्या निकल रही है? किरण। किधर से? कैथोड से। कैथोड बोले तो माइनस से, है ना, माइनस वाली प्लेट से किरण बाहर निकलने लगी है ना। इन्हीं किरणों को उन्होंने कहा कि अगर यह किरण बाहर निकल रही है तो चूंकि यह किरण कैथोड की तरफ से बाहर निकल रही है, इसीलिए जे थॉमसन ने उसका नाम कैथोड किरण रख दिया। क्या रख दिया? कैथोड किरण रख दिया। इधर से जो किरण निकला ना, उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? कैथोड किरण। और इन्हीं कैथोड किरण का नाम पड़ गया क्या चीज? इलेक्ट्रॉन। इसी कैथोड किरण का नाम उन्होंने क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन। और चूंकि वह कैथोड की तरफ से निकला है, चूंकि वह माइनस वाले प्लेट की तरफ से निकला है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को जहां भी दर्शाया जाता है तो माइनस करके दर्शा दिया जाता है। तो यानी कि अब हमको आप जरा सा बताइए कि कैथोड किरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन को हम बोले कि यह एक कैथोड किरण है, यह क्या है? कैथोड किरण है, तो कोई गलत होगा? जिस पर जो है से यह कैसा है? तो यह ऋण आवेशित है। कैसे है? ऋण आवेशित है। यह इसमें यानी कि माइनस है कि नहीं? तो माइनस वाले जितने भी किरण हैं उन्हें अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन बोले या कैथोड किरण बोले तो कोई दिक्कत है? चूंकि यह प्रयोग किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। तो इसकी खोज अगर जे थॉमसन लिखे तो कोई गलत होगा? आपने जे थॉमसन ने लिया क्या? एक विसर्ग नली। उसको बनाया कैसा? तो उसको निर्वात बना दिया। निर्वात होने की ही वजह से उसको क्या कहा गया कि यह डिस्चार्ज नली है। कैसा नली है? डिस्चार्ज नली है। इसमें कोई चार्ज ही नहीं है ना। और इसमें निम्न दाब कितना हुआ? अगर आपको कहीं ना कहीं भैया कुछ नहीं है तो हवा है, और हवा भी आप जब निकाल दिए तो निम्न दाब 0 के बराबर है। तो 0 का मतलब कितना इन्होंने लिखा? 0.01 हो सकता है मिलीमीटर Hg के बराबर हो सकता है, हम इसको नहीं मान सकते हैं। और उसमें कितना करंट की धारा प्रवाहित कर दिया? 10,000 की धारा प्रवाहित कर दिया, 10,000 वोल्ट की धारा प्रवाहित कर दिया। तब देखा कि यहां से किरण निकलना शुरू हुआ है। बात समझ में आ गई? और इस प्रकार से किसकी खोज हुई है? इलेक्ट्रॉन की। इस प्रकार से किसकी खोज हुई है? इलेक्ट्रॉन की।
फिर इसमें कुछ उन्होंने विशेषता बतलाया कि ये कैथोड किरणें हैं कैसी। जब उनको निकाला गया तो उन्होंने कहा कि ये कैथोड किरण ऐसा है कि जब ये किरणें क्या है कि जब इसके मार्ग में कोई वस्तु रख देंगे, जब इसके मार्ग में कोई वस्तु रख देंगे तो उसकी छाया बन जाएगी, प्रतिबिंब बन जाएगी। जैसे अभी यहाँ पे छाया है, यही लाइट है, और लाइट में देखिएगा इधर मेरा छाया बन रहा है हल्का फुल्का, न के बराबर है कि नहीं है। इस ढंग से व्यवस्थित किया गया है कि ज्यादा छाया बने ही नहीं। अगर हल्का भी बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि किरणें आ रही हैं, और किरण हम पर लग रही है जिसका छाया इधर बन रहा है। आप देखिएगा इधर भी हल्का सा बन रहा है, इधर भी बन रहा है, तो इधर का जो किरण है जब हम पर पड़ेगा तो छाया इधर बनेगा, और इधर का किरण जब पड़ेगा तो छाया इधर बनेगा। इसका मतलब क्या है कि जब अगर इस कैथोड किरण के मार्ग में कोई वस्तु को अगर रख दिया जाए तो उसकी वस्तु की छाया इसके नीचे बनती है। इसका मतलब यह हुआ कि ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ये किरणें कैसी रेखा में गमन करती हैं? सीधी रेखा में। तो लिखा जाएगा आराम से कि कैथोड किरण सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन कैसे करती है? तो अब अगर इसके मार्ग में कोई वस्तु को रख देते हैं तो उसकी प्रतिबिंब बनने लगती है। इसका मतलब है कि वह सीधी रेखा में गमन कर रही है। क्लियर हो गया? तो यानी कि कैथोड किरण किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। कोई डाउट है? दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि अगर इसके मार्ग में कोई हल्की सी घिरनी रख दिया जाए, कागज उगज की या प्लास्टिक का भी जो हल्का हो, अगर उस घिरनी को रख दिया जाए तो होता क्या है कि कुछ देरी के बाद है ना वह घिरनी नाचने लग रहा है। मतलब क्या है कि इनके जो किरण निकल रहे हैं, इनकी जो किरण निकल रहे हैं तो इनमें कुछ ना कुछ द्रव, ये जो किरण है ना यह कोई ना कोई कण से मिलकर के बना है। द्रव्य कण है उसमें, द्रव्य माने पदार्थ। वह किरण जो है कैसा है? उन किरणों में क्या है मिला हुआ? कोई कण है। कण अगर है तो निश्चित है कि उस कण में कुछ ना कुछ भार है। कण में क्या है? कुछ ना कुछ भार है। और हो क्या रहा है कि जब यह किरण यहां पे पड़ रहा है तो इसको इधर से ठेल रहा है, फिर नीचे आ रहा है तो फिर इसको ठेल रहा है, फिर नीचे आ रहा है तो फिर इसको ठेल रहा है। तो ठेलने की प्रवृत्ति कब होगी? जब उसमें कोई कण होगा, और कण होगा उसमें द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान का मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ वजन होगा, है कि नहीं? हम नहीं कर रहे हैं कि 50 किलो के वजन है, नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही वजन हो, लेकिन इन किरणों में वजन है, और ये किरणें द्रव्य कण हैं। कैसे कण हैं? द्रव्य कण हैं। समझे कि नहीं? तो इन द्रव्य कणों में वजन होने की ही वजह से अगर इसके मार्ग में कोई हल्की सी गिरनी रख दिया जाए तो उसको नचा देती है। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। आ गया समझ में? फिर उन्होंने क्या देखा इसकी पुष्टि के लिए कि ये माइनस में ही किरणें हैं। इन्हें ये माइनस में किरणें हैं, इस बात को और साबित किया गया। कैसे? तो देखा गया क्या चीज कि इन निर्वात पंप के ऊपर में क्या कर दिया गया कि धन आवेशित प्लेट लगा दिए गए। क्या लगा दिए गए? धन आवेशित प्लेट। और नीचे क्या लगा दिए गए? ऋण आवेशित प्लेट। उन्होंने कहा कि अगर यह कैथोड किरण है यानी कि माइनस वाला किरण है, तो अगर यह माइनस में है तो इसका आकर्षण प्लस की ओर होगा, इसका आकर्षण प्लस की ओर होगा। अगर यह माइनस नहीं है यानी कि प्लस है तो इसका आकर्षण माइनस की ओर होगा। और अगर यह न्यूट्रल है तो इसका आकर्षण न प्लस की ओर होगा न माइनस की ओर। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप एक लड़का हैं तो आपका आकर्षण जब भी होगा तो एक लड़की की ही तरफ होगा, है कि नहीं? लड़की है तो आपका आकर्षण जब भी होगा तो किसकी तरफ होगा? लड़का की ही तरफ होगा। ये समझाने के दरमियान में बता रहे हैं, समझे कि नहीं? सेम जेंडर वाले के प्रति आकर्षण नहीं होता है, याद रखिएगा। सेम वाला के तरफ होता है तो ब्याह शादी काहे ला फिर अपोजिट जेंडर से होता है, सेम से नहीं हो जाता है कि नहीं? तो अब डाउट है आप लोग, ठीक ठाक है ना आप लोग? हाँ, तो अपोजिट जेंडर की ओर आकर्षण होता है। किसकी ओर? अपोजिट जेंडर। जैसे आप देखिएगा एक बल्ब को जलाने के लिए आप जब लाइन खींचते हैं तो वह धन आवेशित है, उसको ठंडा करते हैं तो अर्थिंग निकालते हैं। जब अर्थिंग से निकाला गया तार, जमीन से निकाला गया तार
और मेन लाइन से लाया गया तार को जब जलाते हैं तब बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक दूसरे अपोजिट जेंडर के प्रति अगर आकर्षण है तो निश्चित तौर पर अगर यह कैथोड किरण है तो इसका झुकाव किधर होगा, पॉजिटिव की तरह हो। इसलिए उन्होंने प्लेट लगाया, और जब प्लेट लगाया तो देखा कि ये जो कैथोड किरण है ये पूरा न इधर में जा रहा है, ये पूरा आकर्षित हो रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है कि आ जाओ बलमा, है कि नहीं, कैसे आ जाओ, आ जाओ, हम इंतजार में हैं। ये जो कैथोड है, यह जो किरण है, यह क्या है, धन आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित होने लगा, सिद्ध हो गया। अरे भाई वाह, सही बात है। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरण हर हालत में ऋण आवेशित किरण है, ऋण आवेशित इसमें कण है, इसीलिए प्लसवा की ओर भागा है। आया समझ में? yes, समझ में आ रही है बात? yes, अब देखिए, इन्हीं कैथोड किरणों को जे थॉमसन ने कहा कि इसी को कहो इलेक्ट्रॉन। क्या कहो? इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरण देहाती नाम है, इलेक्ट्रॉन बोलो इलेक्ट्रॉन, अंग्रेजी नाम में बोलो इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? yes, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। आगे समझ में? अब चलिए आगे। अब जरा सा देखिए, ये तो पूरा खुश थे जे थॉमसन कि अरे हमने तो इलेक्ट्रॉन खोज दिया, हमने साइंस में इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया, जन्मदाता इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन पूरा खुशी से नाचने लगा। ले, तब तक इसका था कंपटीटर, कौन बैठा हुआ, गोल्ड स्टीन। कहा कि अरे बुड़बकवा, ये इतना ही में तू खुश है, रुक रुक रुक, तू ही तोरे नामे को खाली होगा, हम हैं। उसने कहा कि अब क्या करें, हम क्या कैसा करें कि हमरो नाम हो जाए। तो ये तो पगलायल था खाली कैथोड किरण खोज करके जे थॉमसन, है कि नहीं? ये क्या कहा कि अच्छा चलो, हर एक गलती मौका दे देती है दूसरे को आगे बढ़ने के लिए, है कि नहीं? हर एक गलती, अगर आप गलती किए तब तो दूसरा निकल गया आगे आपसे। बस जे थॉमसन कैथोड किरण खोज करके जितना खुश थे, ये कहा कि विसर्ग नली में तू तो खोज दिया, इधर से किरण खाली इधर ही से कैसे निकलेगा, इधर से निकल रहा होगा, बढ़िया से देखो। गोल्डस्टीन ने क्या कहा कि बढ़िया से देखो। अब बढ़िया से जब देखा तो कहा कि अरे इधर से जो निकला से तो कहिए दिया, इधर ही से नहीं निकल रहा है, इधर से निकल रहा है। किधर से निकल रहा है? इधर से भी कैथोड देने से वो नहीं निकल रहा है, एनोडो देने से निकल रहा है। तो कहा कि कैथोड को मारो गोली, तो जे थॉमसन नाम कमा लिया, इधर में हम कुछ बोलेंगे तो हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है, मेरा नाम होने वाला नहीं। सेम प्रोसेस कर दिया, वो भी क्या कर दिया, सेम प्रोसेस, जैसे जे थॉमसन ने किया ना, सेम प्रोसेस कर दिया। बात समझ में आ रही है? हम मजा लेके पढ़िए, सीरियस पढ़िएगा, किताबिये वाला हूबहू बहु पढ़ाएंगे तो मजा आएगा आपको। अब समझ में आ रहा है ना? अब लोगों मेरा समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो याद रखिए। अब जो है गोल्डस्टीन ने क्या कहा, सेम प्रोसेस कर दिया। ये भी एगो कांच का विसर्ग ले लिया, टोटी फोटी लगा दिया, कहा कि इसको खाली करो हवा को, हवा खाली कर दिया, है ना, हवा खाली करके इधर लगा दिया एनोड का प्लेट, इधर लगा दिया कैथोड का प्लेट। बात समझ आ रही है ना? इसने भी कहा कि हाँ, इसमें हम भी वही करेंगे जो तू किया है बेटा, समझे कि नहीं? बस सेम चीज हम बता रहे हैं, सेम चीज कर दिया, और कर दिया इलेक्ट्रॉन प्रवाहित। ईवी निम्न दाब उतना ही, 10,000 वोल्ट ईवी उच्च विभवांतर का बैटरी जोरदार दिया, कहा कि अब दे दो लाइन, लाइन दिया या धारा बहा, कहा कि इधर मत ताकना है, हमको ताकना है टुकुर टुकुर रही जे, इधर ना देखेंगे इधर देखेंगे। और उससे पहले क्या किया, चला कि ई प्लेटवा में कर दिया छेद, कैथोड में क्या कर दिया, छेद। देखो छेद ना कर दिए हैं, छेद कर दिया। इधर रख दिया जिंक की प्लेट, जिंक की एक परत लगा दिया किनरवा में, जिंक की क्या लगा दिया, परत। देखिए जेडन की परत लिखे हैं हम, कलर भी चेंज कर दिए हैं, समझे कि नहीं? बोला कि इधर वाला का निर्माण हो गया, इधर में सबको कुछ नाम नहीं होगा, हमको ताकना है ई पट्टी। तो देखा कि इधर से किरण निकल रहा है, बोला कि छोड़ो ना यार, किरण उधर से निकल रहा है, वो तो खोजिए दिया जे थॉमसन, है ना। अपना हेल्पर को क्या बोला कि उधर से तो खोज, इधर का को इधर। हाँ सर,
इधर से भी किरण निकल रहा है। तब बोले थे ना इधर देखो, है कि नहीं? और इधर से जो किरण निकला इसको हो गया खुशी, है कि नहीं? कि इधर ही से नहीं इधर से भी निकलता। जे थॉमसन बोल रहा था एक ही तरह से देखा खाली, उतना ही में खुश होगा कि हम तो बहुत कुछ दे दिए। ये कहा कि ना इधर ताको मत करो, इधर ताको। और देखा कि किरण निकलना शुरू हुआ। ये किरण कहां से गया? ये होलवा को पार किया, और होलवा को पार करके जैसे जिंकवा पर गया ना, जडनमा पर, तो जिंक की जो प्लेटवा लगल था वो चमकने लगा। क्या होने लगा? चमकने लगा। बस इसका भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये चिल्ला के बोला हम भी खोज दिए। तू का खोजा रे गधवा? तो हम एनोड खोज दिए, एनोड किरण खोजे हैं। एनोड किरण करने से निकला है, तो एनोड देने से निकला है। करने से निकला है एनोड देने से। एनोड से जो किरण निकला वो कैथोड देने से खोजा तो कैथोड किरण हुआ। हम एनोड देने से खोजे थे, एनोड किरण हो गया। इसको अगर जिंक की प्लेट पर डालेगा तो जिंक चमकने लगेगा। हम तू कहा है इलेक्ट्रॉन ना, हम इसको कहेंगे प्रोटॉन। हम इसको क्या कहेंगे? प्रोटॉन। बस हो गया प्रोटॉन की खोज। समझे कि नहीं? क्या हो गया? प्रोटॉन की खोज हो गया भैया। प्रोटॉन की खोज हो गया। क्या किया? गोल्डस्टीन। हमरो नाम बोलो, केमिस्ट्री में लिखो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया। तू विशेषता बताओ अपन। तू तो विशेषता बतलाया ना, तू बता। तो कहा कि हाँ हम भी विशेषता बतलाते हैं। समझे कि नहीं? तो देखिए विशेषता बतला, बाकी सेम चीज। इसने भी एक विसर्ग नली लिया, डिस्चार्ज कर दिया उसको, मैंने निर्वात कर दिया। निम्न दाब कितना रखा? 0.01 mmHg। इसने भी उच्च विभवांतर की धारा कितनी रखी? 10,000 वोल्ट कर दिया विद्युत प्रवाहित। सेम चीज भी कर दिया। तो उसको लिखने की कोई जरूरत है? अरे नहीं भी है तो मेरा वाला सुन लीजिएगा, वही याद रखिएगा, है कि नहीं? तो इसकी विशेषता देखिए। इसने कहा कि कैथोडिक किरण ही नहीं, एनोडो किरण सीधी रेखा में गमन करता है। एनोडो किरण कैसे करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। और इसमें भी सेम चीज है। इधर में भी इनके कणों में, ये जो यहां लिखा है कि ये भी इनके जो द्रव्य कण है ना, ये द्रव्य कणों से मिलकर के बनी है। इनके भी वजन है, इसमें भी क्या है? वजन है। और चूंकि यह एनोड की तरफ से निकला है, इसलिए यह कैसा है? धन आवेशित है। यह किरण क्या है? धन आवेशित है। धन आवेशित होता है। तो धन आवेशित का मतलब क्या चीज? एनोड प्लस चार्ज रखता है, कैथोड माइनस चार्ज। एनोड कैसा रखता है? प्लस चार्ज। समझे कि नहीं? बोला कि हम तोरे से ज्यादा किए हैं, हम एकरा में छेद कर दिए थे तोर वाला में। समझे कि नहीं? ओकरा में से जब किरण को डाल दिए ना, तू तो मार्ग में रख रहा था वस्तु ना, हम तोरे में छेद कर दिए, है ना? इतना छेद करेंगे, इतना छेद करेंगे, है ना वो डायलॉग जी। बस तो देखा कि इधर जिंक लगा दे, चमकने लगा। हम जाते हैं थोड़ा सा काबिल, है कि नहीं? और सही में इन्होंने किया। अब देख लीजिए, जब हम आप कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन किरण का आप आवेश लिखिएगा तो दोनों का आवेश सेम है। अंतर किसमें है? तो जो कैथोड रहेगा उसके आगे माइनस लगा दीजिए, और जो एनोड रहेगा उसमें कुछ मत लगाइए, मतलब प्लस है वो। समझ में आ गई बात ना? सेम 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम। अरे आवेश कूलम में ना, आवेश कैसा है मात्रक? तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। एकरो में 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। खाली एगो में लगा दीजिए माइनस, एगो में लगा दीजिए प्लस। याद हो गया? कंप्लीट हो गया? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, हो गया। अगर परीक्षा में आएगा तो देख के लिखिएगा कि अपने मन से लिख दीजिएगा। देख के जरूरत है? आगे चलिए। हाँ, अब इसको पढ़ लेते हैं। जे थॉमसन ने, देखिए ना कहे बुर्बक व्यक्ति था, लेकिन खोज दिया तो हम लोग को पढ़ना है। अब बुर्बक कैसे कहेंगे, लेकिन कह दे रहे तैयो तो तरी सुन मजा ले रहे हैं इसका हम लोग फिरकी ले रहे हैं, है कि नहीं? पीके में फिरकी लेता था ना, तो वैसी फिरकी ले रहे हैं इसका भी हम लोग। देखिए जे थॉमसन था, तो जितना बात कहा तो उसका मॉडल होगा। जो पहले वैज्ञानिक कहता था ना, उसको मॉडल कहते थे हम लोग। तो ये जो बतिया कहा ना कैथोड किरण के बारे में, इसको कहेंगे हम लोग जे माने इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन, आखिर इलेक्ट्रॉन में कहां रहेगा? तो तत्व के छोटे से छोटे कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के छोटे से छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां रहेगा? परमाणु में न रहेगा कि आसमान में चला जाएगा?
तो जे जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया, जे जे थॉमसन ने जो बात कहा, उसको कहते हैं जे जे थॉमसन मॉडल। तो कहीं कहीं आपको किताब में थॉमसन मॉडल भी लिखल रहेगा, तो कोई गड़बड़ाने की जरूरत नहीं कि जे जे थॉमसन है तो थॉमसन मॉडल, या टॉमसन, उच्चारण ट भी दे दिया तो टॉमसन मॉडल मतलब जे जे थॉमसन। और नहीं तो इसको कहिए खरबूजा मॉडल। उसने खरबूजा काहे मॉडल दिया, समझिए। अब लोग इनसे पूछा कि भैया आप इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, और इधर गोल्डस्टीन प्रोटॉन निकाल दिया, तो आप कहिएगा, आप तो खुशी में नाच रहे थे, खाली कठोर किरण कठोर किरण कठोर किरण, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अगर उधर हूं ताक लेते तब प्रोटॉन के भी तब आविष्कार काफी न हो जाते। का कही यार गलती हो गया, गणेश तो गोल्डस्टीन खोज खाज लिया, हमरे बराबर हो गया। अब कहा इन्होंने क्या क्या कहा, तरबूजा मॉडल या खरबूजा मॉडल काहे कहते हैं इस मॉडल को, जे जे थॉमसन वाला बतिया के खरबूजा काहे कहा, जैसे नींबू खरबूजा भाई है कि नहीं, तो काहे कहा खरबूजा मॉडल। तो कहा कि जिस तरह से तरबूजा में जो ललका गुदवा नहीं रहता जिसको हम लोग चाभुर चाभुर खाते हैं, वो प्रोटॉन है, वो क्या है प्रोटॉन। और ओकरा में करिया करिया बीचवा जो होता है, काला काला बीज होता है ना उसमें, तो उस समझ लीजिए ना कि इलेक्ट्रॉन है। तो जिस तरह तरबूजा में बीज जो होते हैं धंसे धंसे रहते हैं, उसी तरह से परमाणु में इलेक्ट्रॉन धंसे धंसे रहते हैं। किस कैसे, जैसे तरबूजा में बीज रहता है, जैसे तरबूजा में बीज रहता है, खरबूजा में बीज रहता है। तो ललका क्या है, तो वो प्रोटॉन है, अब बीज क्या है तो इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणु क्या है, प्रोटॉन है, और इसमें जो खोसल है इसके अंदर में है ना इलेक्ट्रॉन नाचते रहता है, माने इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या ही बतिया बोला, जे जे थॉमसन। समझ में आ रही है बात है। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को क्या कहा, इलेक्ट्रॉन को कहा कि तरबूजा का बीज की तरह, तरबूजा में जो लाल जो खाने वाला पदार्थ होता है उसको मान लीजिए कि ई है प्रोटॉन, ई है परमाणु, उसको पूरा को प्रोटॉन बोलिए, पूरा को क्या बोलिए प्रोटॉन। और जैसे उसमें बीचवन जो है से धंसल है उसको इलेक्ट्रॉन कह दीजिए। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहते हैं। कैसे रहते हैं, तरबूजा में जैसे लाल वाला खाने वाला पदार्थ रहता है और बीज रहता है, वही बतिया लिखा है। जिस तरह तरबूजा में लाल गुद्दा वाला भाग प्रोटॉन में बीज धंसा होता है, उसी तरह परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में धंसा रहा है। हमने कहा ना कि हर एक गलती दूसरे को मौका देगी। रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे, कहा कि थॉमसनवा फिरकी का ले रहा है इसे कह के, समझे कि नहीं है। रदरफोर्ड कहा कि हम आपको काट तो नहीं रहे हैं, लेकिन तभी हम देखेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है और प्रोटॉन कैसे रहता है। आ गया कौन वैज्ञानिक, रदरफोर्ड। कौन आ गया, रदरफोर्ड। समझे कि नहीं है। तो अब रदरफोर्ड पर पढ़ लेते हैं जरा सा। और उसने एगो प्रयोग किया, उसने क्या किया, प्रयोग। तो जौन प्रयोग किया उसका नाम रखा गया, क्योंकि रदरफोर्ड ने किया ये प्रयोग, तो इसलिए उसको कहते हैं रदरफोर्ड का प्रयोग। कब किया, 1911 ईस्वी में। कब, 1911 ईस्वी में, जब गांधी जी आंदोलन कर रहे थे इतिहास में, तब। समझ में आ गई बात, आ रहा समझ में। ध्यान से समझिए, जैसे ओखनी अपने आंदोलन में लगल था, वैज्ञानिक अपन आंदोलन में, गांधी जी अपन आंदोलन में थे, है कि नहीं है। तो अब देखिए रदरफोर्ड ने क्या प्रयोग किया, उन्होंने एक रेडियम धातु लिया। देखिए ये रेडियम धातु है, हम लिख दिए हैं। और उस रेडियम धातु को क्यों लिया, चूंकि उसमें से अल्फा कण बाहर निकलते हैं। ये अल्फा कण का क्या चक्कर है, तो बस अल्फा कण वही है हीलियम। हीलियम देखे हैं ना, तो हीलियम की परमाणु संख्या 2, हीलियम की परमाणु संख्या 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को खाली करवा दिया, हटो इलेक्ट्रॉन, और जो बच गया तो इलेक्ट्रॉन 2 गो था, इलेक्ट्रॉन हटा दिया, मतलब वो त्याग कर दिया। तो त्याग कर दिया तो ओकरा पर 2 गो प्लस का चार्ज आ जाएगा ना। हीलियम पर क्या गो चार्ज आएगा, 2 गो प्लस का चार्ज आ जाएगा।
तो जैसे ही इस पर 2 प्लस का चार्ज आ गया तो अब वह हीलियम नहीं हो गया, अब हो गया वो अल्फा कण। आगे समझ में? समझ में आ रही बात है? अब अल्फा किरण, तो अल्फा कण ढेर मनी हो जाएगा तो अल्फा किरण बन जाएगा, है कि ना? ढेर मनी अल्फा कण को अल्फा किरण कहते हैं। आ गया समझ में? साइंस समझने का चीज है, रटने का चीज नहीं। समझ में आ रहा है ना? हिंदी में बुझाते तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में बुझाते तो इंग्लिश में लिखिए, तो आधा हिंदी आधा अंग्रेजी दोनों लिखिए। बात समझ में आ गई ना? हाँ, तो इस बात में हल्का हल्का करते रहिएगा। समझ में आ गई बात? तो अल्फा जो रेज हुआ वह क्या है? अल्फा कणों से मिलकर के बना है। अल्फा कण क्या है? तो हीलियम पर जब 2 प्लस चार्ज आएगा तो प्लस चार्ज कब आ जाएगा? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अरे जो देगा उसी पर ना भाई धनवान है, प्लस है, धन धन, और जो लेगा भिखमंगा है, माइनस। बात समझ में आ गई ना? जहां आप लिए कुछ, आप केकरो से ले करके लिए, लोन ले करके लिए, तो बस माइनस आप पर लगा हुआ है। समझे कि नहीं? अरे डिफेंडर से चल रहा है, कैसे हो? तो कर्जा लेकर के, तो इससे माइनस लगा, है कि नहीं? तो ये बात समझ लीजिए, जहां लिए तो माइनस, जहां दिए तो प्लस। तो हीलियम क्या किया? दिया क्या चीज? इलेक्ट्रॉन। तो जहां दिया तो उस पर माथा पर 2 की देने वाला है, और हो गया कौन चीज? अल्फा कण। समझ में आ रहा है बात? तो अब देखिए, तो इसलिए इसका परमाणु संख्या 2 रहेगा, द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 4। अल्फा कण, रेडियम धातु से क्या निकलने लगा? अल्फा कण। तो अल्फा कण पॉजिटिव की निगेटिव? सब पॉजिटिव। और क्या हुआ? सोने का पतला पत्थर ले लिया। कौन? रदरफोर्ड। एकदम ध्यान से समझिए, एकदम आ जाएगा करकड़ा के, खाली सुन लीजिए मेरी बात को। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है और ना कुछ लिखने की भी जरूरत है, सब के सब आ जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा तब। देखिए, रदरफोर्ड कब ऐसा प्रयोग किया? जब जे थॉमसन ने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे रहते हैं, तब बोला कि बात सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, पता लगाएंगे। समझे कि नहीं? और तब जो है सो उसने सोने का पतला पत्थर लिया, ऐसे सोना जैसा इसको बनाए हैं पीला से। समझे कि नहीं? इधर रेडियम धातु ले लिया, और इसमें से क्या निकल रहा था? अल्फा कण। जब रेडियम धातु से अल्फा कण बाहर निकलने लगा, तो देखा क्या कि बहुत सारे, अधिकांश अल्फा कण बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हेजिटेशन के, है ना, बिना किसी हिंड्रेंस के, माने कोई विरोध के, सीधे सोने के पतले पत्थर को क्या कर जा रहा है? पार कर जा रहा है, सीधे पार कर जा रहा है। कोई आगे पीछे रुकावट इसमें नहीं है। बहुते कम अल्फा कण है जो यहां पर आया और अधिक कोण की सहायता से मुड़ गया। और लाख में एक आध गो कण ऐसा हुआ है, लाख में एक आध गो कण ऐसा हुआ है कि जो आया बिचवा में टकराया, और टकरा करके जैसे आया था वैसे ही लौट गया। इन 1911 रदरफोर्ड बम्बार्डेड विथ अल्फा रेज, है ना, अल्फा रेज से प्रहार किया। किस पर? गोल्ड स्ट्रिप पर, मैंने सोने की पतले पत्थर पर। देन ही फाउंडेड, तब उसने पाया कि मोस्ट ऑफ अल्फा रेज पास थ्रू द गोल्ड स्ट्रिप विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना रोक टोक के वह सीधे क्या कर जा रहा है? पार कर जा रहा है। समझे कि नहीं? फ्यू अल्फा रेज रिफ्लेक्टेड विथ ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, कुछ अल्फा किरण जो हैं अधिक कोण की सहायता से टकराने के बाद सोने के पतले पत्थर पर मुड़ जा रहे हैं, अधिक कोण की सहायता से। ये वेरी फ्यू अल्फा रेज, है ना, रिटर्न बैक्स ऑन इट्स ओन पाथ, टकराया तो लेकिन अपने ही रास्ते वापस। कई गो में? 1 लाख में 1 गो। ऐसा देखा कौन? रदरफोर्ड। ऐसा देखा कौन? रदरफोर्ड। यहां तक तो प्रयोग कर लिया। तो देखिए, यही बतिया को हमने लिखा है कि रदरफोर्ड के प्रयोग से क्या क्या बातें पता चला। तो रदरफोर्ड ने कहा कि अधिकांश किरण सोने के पत्थर से सीधे निकल जाते हैं। बात सही है? इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। मैंने जे थॉमसनवा फिरकी ले रहा था। रदरफोर्ड ने कहा कि जे थॉमसन की बात बिल्कुल गलत है।
जे थॉमसन की बात बिल्कुल गलत है। वो पीके फिल्म जैसन क्या कर रहा था, फिरकी ले रहा था। ये कह रहा था कि भगवान पर चढ़ाओ प्रसादी, है ना, अल्लाह अकबर चिल्लाते रहो, तोरा मिल जाएगा बैटरी, है कि नहीं, तोरा मिल जाएगा वो यंत्र जाने वाला मंगल ग्रह पर, है कि नहीं। ये गलत बोलता है कि नहीं। ये कौन बात, जे थॉमसन की बात को गलत कौन साबित कर दिया, रदरफोर्ड बोला कि नहीं। ये तो कह रहा था कि सभी परमाणु जो है से क्या बने हुए हैं भैया, तो ये प्रोटॉन है और ओकरे में बीज जैसा धसल है। नहीं, अधिक किरण का माने अधिकांश किरण तो सोने के पतले पत्थर को पार कर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें तो खाली जगह है। अगर कोई ना कोई कण होता तो टकराना ना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये तो अधिकांशतः भाग इसका क्या है, खाली है। दूसरा इसने क्या कहा रदरफोर्ड ने, परमाणु में धनात्मक आवेश प्रोटॉन के मध्य में होता। देखिए, कहता है कि प्रोटॉन सब जगह नहीं है। इसने कहा कि जैसे तरबूजा में लाल जो गुद्दा है वह उसको कह दीजिए क्या चीज, प्रोटॉन, लेकिन नहीं, गलत बात है। गोल्डस्टीन गलत बता, अरे क्या नाम है इसका, जे थॉमसन गलत बताया है। नहीं, इसके बीचवा में हम देखे कि जब किरण यहां गया और टकराया तब ही वापस आया है। यही जे पड़ी कोई ना कोई धन किरण है। का है कि अल्फा कण भी धन, अल्फा कण भी धन, ठीक जा रहे हैं। अल्फा कण भी क्या है, धन। अल्फा कण क्या है, धन। ई भी यही पड़ी धन है, तबे नहीं गया तो इसको कहा कि तोरा जरूरत नहीं, तू जाओ। अगर यहां माइनस आता तो कहता कि ना आओ। बात समझ में आ रही है ना। कोई जाए देगा, कोई छोड़ेगा, पूरा अनुभव है तोहनी के, है कि नहीं। अगर यहां माइनस का कोई कण रहता, माइनस यहां रहता, यहां से जा रहा था प्लस, यहां रहता माइनस, जाए देता, बिना बोले बोले आ रहा है, आ जाओ, है कि नहीं। काहे लौटा दिया, तो तू प्लस और हम ही प्लस, तो तोरा लिए के क्या करेंगे, जाओ तू उधर चल जा। इसका मतलब कि यही पड़ी प्लस है। समझ में आ गई बात। यह बात किसने कहा, रदरफोर्ड। तो अहिजा पड़ी अगर है तो ये बीचे बीच है, तो नाभि बोलो, नाभि। हमने के शरीर में नभिया कहाँ रहता है, बीचे बीच। तो एकरो कहो नाभि, की परमाणु का नाभि है, तो नाभि बोलेगा तो गलत हो जाएगा, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको कहा उसमें क जोड़ दो, नाभि क। क्या कह दिया, नाभिक। तो नाभिक की खोज किसने किया, रदरफोर्ड। आएगा समझ में। नाभिक की खोज किसने कर दिया, रदरफोर्ड ने। समझ में आ रही है बात। और क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि यही नाभिक के प्लस है, और सब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन, इलेक्ट्रॉन। कैसे चक्कर लगाता है, वैसे ही जैसे सूर्य भगवान के सब ग्रह चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ना। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना। बस इसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। काहे, प्लस है, इलेक्ट्रॉनवा क्या है, माइनस है। हर इलेक्ट्रॉनवा कहता है हम पहले तो चक्कर लगाएगा दूसरा कोई के। चक्कर आप लोग लगाते हैं दूसरा कोई के, तो उसीलिए चल जाते हैं गर्ल हाई स्कूल में, ट्रिन ट्रिन बजावी, तो क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, है कि नहीं। आप लोग को नहीं करें, आप लोग तो देवी हैं, है कि नहीं। उन लोगों को करें गधवन के। तो ध्यान से समझिए। तो इसी प्रकार से प्लस है, इसके चारों ओर क्या घूमते रहता है, माइनस। तो प्लस वे ना चारों ओर घूमेगा माइनस, वाह, समझे कि नहीं। यह बात किसने कहा, रदरफोर्ड। क्लियर हो गया। लेकिन भैया कहे ना कि हर एक गलती कुछ ना कुछ एक और वैज्ञानिक को पैदा कर देगा। बस क्या था, यहां तो खाली आप 100 बढ़िया काम किए तो कोई नाम नहीं है, 99 बढ़िया काम किए तो कोई नाम नहीं होगा। एगो कोई तरफ फोटो नहीं डाले जा रहा है कि बिट्टू सर इतना पढ़ाए बढ़िया से। गलती से भी अगर एक गलती आपके जीवन में हो जाए तो बस बदनामी तुरंत होगी, समझे कि नहीं। रदरफोर्ड इतना किया, नाभि खोज दिया, कुछ सही बताया, बात के नाम नहीं हुआ, दोष देखिए।
हर आदमी 2 से निकालने में रहता है। रदरफोर्ड मॉडल का दोष पढ़ लीजिए। कहा कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने पर ऊर्जा का ह्रास होने के कारण उसके नाभिक में कूद जाना चाहिए था और परमाणु का नाश हो जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं है। ये बतिया जो है रदरफोर्ड नहीं बनाया। अब सुनिए, ये क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर प्रोटॉन के घूमते रहते हैं। अब प्रोटॉन कहां है? तो एकदम नाभिक में है। ये तो बता दिया। बोला कि अगर ये चक्कर लगाते रहता इलेक्ट्रॉनवा तो उसका कोई माने कोई जगह होना ना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है कि कई गो इलेक्ट्रॉन, कौन कौन इलेक्ट्रॉन, कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, ये बात रदरफोर्ड नहीं बताया। अब अगर ये ऐसे ही बिना मतलब के चक्कर लगावित रहता तो इलेक्ट्रॉन में कितना ऊर्जा है, एक ऊर्जा ह्रास नहीं हो रहा है। बात समझ आ रही है ना? कोई भी व्यक्ति अगर मान के चलिए कि दिनों रातों खटते रहेगा तो ऊर्जा का ह्रास होगा। ऊर्जा के ह्रास होगा तो कभी तक कभी एक फेरा में तक कूद जाएगा। एक जो कूदेगा ना कोई इलेक्ट्रॉन वहां खाली चक्कर लगावित रहेगा, कोई फायदा नहीं रहेगा। कितना दिन भर चक्कर लगाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 1 साल, 2 साल ओकर फेरा में रहेगा। और नहीं मिलेगा तो जबरदस्ती करेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन इसको जबरदस्ती करना चाहिए था ना। ये हो ये नहीं रहा है, ऊर्जा का भी ह्रास नहीं हो रहा है। आई कह रहा है कि नाचते रहता है इसके आगे पीछे। तो ये ऐसा भी तो होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन ह्रास हो जाता, उसका ऊर्जा नाभिक में जाके कूद जाता, और जैसे ही नाभिक में कूदता तो परमाणु का विनाश हो जाता। लेकिन ये सब कुछ काम नहीं हो रहा है। रदरफोर्ड कहीं ना कहीं गलती बता रहा है। रदरफोर्ड क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं गलती बता। तो बात सही है। कितने इलेक्ट्रॉन, क्या उनका कोई अपना जगह है घूमने का, या ऊर्जा का क्या हो रहा है उनकी, इस बारे में रदरफोर्ड ने किसी भी तरह का कोई बात नहीं किया। किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बारे में नहीं बताया, वो बता ही नहीं पा रहा है। ये बतिया दिमाग में किसका आया? नील्स बोर एक ठो वैज्ञानिक थे, उनको आया कि रदरफोर्डवा भी जे थॉमसनवा नियत फिरकी ले रहा है। समझे कि नहीं? ये हमने के मूर्ख बना रहा है। तो हम इसके बारे में बताते हैं स्पष्ट। नील्स बोर कहा कि रदरफोर्ड के बात पूरा सही मत मानो मेरी जनता, ये भी धोखा देगा, है कि नहीं? ये भी जो है से अपन फेरा में है, कुर्सी के फेरा में है। नील्स बोर कहा कि हम सही हैं, हम ही एकदम पीके हैं प्रशांत किशोर, हम ही बिहार का विकास करेंगे। समझे कि नहीं? हम तो बोलबे किए कि जहां गलती कीजिएगा तो फिर नया से कोई ना जाएगा। तो नील्स बोर ने कहा कि आप लोग मेरी जनता चिंता मत कीजिए, बिहार का विकास मेरे हाथों में दीजिए, एक बार गलती से मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम लूट लाट के अमीर बन जाएंगे। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? नील्स बोर आ गया। कौन? नील्स बोर। तो नील्स बोर ने जो परमाणु का मॉडल दिया तो इसको कहा गया नील्स बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने जो दिया परमाणु के बारे में तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जे थॉमसन ने दिया तो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। कितने बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? वाह, चलिए आ गया नील्स बोर। अब नील्स बोर आए ना। नील्स बोर ने कहा कि हम कोई बात नहीं बनाएंगे, हमको वोट मत दीजिएगा, हम उसी जगह से अपना विधायक पर किसी भी तरह का अगर कोई इल्जाम है, कोई FIR है, अगर वो चुनाव जीत भी जाएगा तो उसको हम अपने पार्टी से निष्कासित कर देंगे। पूरा वादा कर रहा है जनता के पास। अभी है ना वादा करने का समय? बस बहुत वादा किया। कैसे वादा किया? देखिए नील्स बोर का परमाणु मॉडल। समझे कि नहीं? ये कब आया? 1911 में उसका हुआ, गलती हुई 1913 में आ गया। कुछ दिक्कत है क्या? 1913 में आ गया। कौन आ गया? नील्स बोर। देखिए इसने कहा, पूरा बढ़िया से ध्यान से समझिए, नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या कहा है? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, इसलिए ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। कहा कि भैया आपको पहले ही पढ़ाए हैं ना कि परमाणु की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। बताया है कि नहीं बताया है? तत्व का ना छोटा कण है,
और तत्व के ना टुकड़ा को, सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। बोलिए। तो यानी कि पूरा का पूरा तत्व किसका है? परमाणु का बना हुआ। तत्व परमाणु का बनल है, बीच में प्रोटॉन है। इसने कहा कि देखिए, मान के चलिए कि अहिजा पर एक प्लस है, ठीक है ना, एक प्लस है, और ऐसने वृत्ताकार पथ है सब इलेक्ट्रॉन को रहने का, समझे कि नहीं? तो इसने कहा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने अपने कक्षा में घूमेगा, दूसरा में जाने की जरूरत नहीं है। सबका अपना अपना रास्ता है और इसी रास्ता में एनर्जी उसको मिलते रहता है, इसी रास्ते में अपना उसको एनर्जी मिलते रहता है। बात समझ आ रही है? जैसे सब में अपना, इसका सबका वृत्तीय पक्ष है, ऐसे ऐसे कक्ष है, ऐसे ऐसे, है ना, इसलिए अकबकाने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं? यह बात किसने कहा? नील्स बोर ने। इसलिए उसका ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, पूरी ऊर्जा लेने की शक्ति उसके अपने कक्ष में है, अपने वृत्ताकार पथ में है। समझ में आ गई बात? तो कहा कि इस वृत्ताकार पथ का नाम भी है, तो हाँ, इसको हम कक्षा बोलेंगे। इसका नाम बोलिए कक्षा। इलेक्ट्रॉन की कक्षा है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की कक्षा। तो इसका नाम दीजिएगा, तो नाम नहीं देंगे। एगो यार के नाम है के, दूसरा के नाम है एल, एम, एन, आओ अगर रहेगा तो इसका नाम रख देंगे ओ, और रहेगा तो इसका नाम रख देंगे पी। हमारा पास नाम की थोड़ी कमी है, समझे कि नहीं? तो सबसे पहले कि इन्होंने क्या कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का ह्रास इसलिए नहीं होगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के, है ना, अपना अपना वृत्तीय पथ है, अपना अपना वृत्तीय पथ है। उस पथ का नाम उन्होंने क्या दिया? कक्षा, है ना। और उन सबों का नाम दिया, पहले पथ का नाम दिया के, दूसरा का एल, एम, एन, ओ, पी। इसी तरह से उन्होंने क्या कर दिया? नाम दे दिया। और कहा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में अगर कूदेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है, तो अगर वह नाभिक से दूर जाएगा, जैसे मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन यहां है ना, और कूद के चल गया यहां, तो इन नाभिक से दूर हो गया कि नजदीक हो गया? तो जैसे ही वह दूर जाएगा तो ऊर्जा को लेगा, अवशोषित करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को अलग से ऊर्जा का अवशोषण होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहां है और कूद करके आ गया यहां, तो ये नाभिक से नजदीक आया कि दूर गया? तो जब वह नजदीक आएगा तो ऊर्जा उसके पास ज्यादा है, तो उसको निकालेगा, उत्सर्जन करेगा। तो यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे कक्षा में कूदता है, किसी दूसरे कक्षा में कूदेगा, तो अगर वह नाभिक से कक्षा दूर होगा तो ऊर्जा का अवशोषण, अगर वह कक्षा नाभिक से नजदीक होगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा इलेक्ट्रॉन। कितने बच्चों को समझ में आया? समझ में आ गई बात? और क्या कहा? नाम दे दिया इसने। कहा कि प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप बताइए तो जरा सा। प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? बोला कि हम बता रहे हैं कि हम विकास करेंगे, हम एकदम स्पष्ट कर दे रहे हैं, हमको में कोई किंतु परंतु नहीं है, समझे कि नहीं? हम एकदम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के 14वें खानदान से आए हैं, समझे कि नहीं? इसलिए हमारी बात को ध्यान से सुनिए, समझ में आ रही है बात ना? तो कहा कि बताइए, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक कक्षा में 2n² इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2n²। ये n क्या है? ये n क्या है? तो बताया कि n जो है कक्षाओं की संख्या है। अगर पहली कक्षा अगर ले रहे हैं तो n के जगह पर पहला रखिए 1। अगर दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आपको जानना है तो n के जगह पर क्या रख दीजिए? 2। तीसरी कक्षा के बारे में जानना है तो n की जगह पर क्या रख दीजिए? 3। समझ में आ रही है बात? अगर चौथी कक्षा के बारे में जानना है तो n के जगह पर क्या रख दीजिए? 4। पांचवी कक्षा के बारे में जानना है तो n के जगह पर क्या रख दीजिए? 5। और उसी प्रकार से देखिए, पहली कक्षा जिसका नाम क्या है? के। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह से उसने कक्षा का निर्माण किया। किसने? नील्स बोर ने। और नील्स बोर ने जो बात कही है, निश्चित तौर पर, है ना, परमाणु मॉडल को बहुत अच्छे से रखा है, लेकिन ये भी थोड़ा सा गलत हो जाता है
कि इसका भी, जैसे हमारे पास तत्वों की संख्या कितनी है 118, इसका बतिया 118 पर नहीं 18 गो पर लागू होता है। कितना गो पर लागू होता है? 18 गो पर। तत्व है 118, लेकिन जो सिद्धांत दिया, जो परमाणु मॉडल दिया, यह कितने तत्वों पर लागू होता है? शुरू के 18 तत्वों पर। 19वां तत्व में इसका नियम चेंज हो जाता है। कौन है? ठीक, आ रहे हैं जब, है कि नहीं? 19वां में क्या हो जाता है? चेंज। इसलिए इसका तत्व 118, नियम इसका लागू होता है 18 गो पर। तो देखिए, पहली कक्षा का नाम है जिसका क्या नाम है? के। तो प्रत्येक कक्षा में 2n²। देखिए, पहली में 2n, दूसरी में 2n, तीसरी में 2n, चौथी में 2n, सब में 2n लिखे हैं ना, इसलिए। अब देखिए ध्यान से जरा सा, सब में हमने 2n लिखा है। देखिए तो जरा सा, अब इसे तो छोटा करके देखते हैं। देखिए, सब में 2n लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? अभी जैसे कहा वैसे। अब हम जब पहली कक्षा में है तो n के जगह पर 1 कर दिए, तो 1 का स्क्वायर 1, और उसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो पहली कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? आगे समझ में? दूसरी कक्षा में तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तीसरी कक्षा में 3 3 9 दूनी 18। चौथी कक्षा में 4 2 का 16 दूनी। पांचवी कक्षा में 5 25 दूनी। छठी कक्षा में 6 6 36 दूनी। अब सबको जोड़िए तो 118 से पार नहीं कर जा रहा है। तो हमको इलेक्ट्रॉन है क्या गो? 118 गो ना। अगर 7वीं कक्षा के बाद होगा तो 98 गो रह जाएगा उसमें। अब हो जाएगा यार? नहीं जाएगा, कस जाते अब फालतू जेबे नहीं करेगा। समझे कि नहीं? इसने क्या कहा नील्स बोर ने, ये तो समझ में आ गया। जैसे हम आप ही से पूछ रहे हैं कि बताइए किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2n²। कितना होगा? 2n²। अब हम इसी हिसाब से कहें कि चौथी कक्षा में बताओ कितना होगा? चौथी कक्षा में 2n², तो 2 गुना n², 4 4। चौथी कक्षा पूछे 4 चौका 16 दूनी 5वीं 25 25 दूनी, जतना के नाम लेंगे बस स्क्वायर करके 2 से गुना कर दीजिए। हम कैमा का नाम ले, दूसरा का नाम ले रहे हैं, बताइए। 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये तो भैंसियों के आ जाएगा, है कि नहीं? नहीं आएगा, गधवनों के आ जाएगा। अब आप लोग तो मानव हैं, अगर ऐसे हम पढ़ाएं तो भैंस के पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बताइए। अब आप लोग मानव है ना, तो न बुझाने का सवाल है। ये खड़ा है बाहुबली, है कि नहीं? हम ध्यान समझिए, इन्होंने एक बात और कहा। क्या कहा? कि परमाणु के बाहरी कक्षा में, परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही होगा। परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8। देखिए, जैसे पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, कोई दिक्कत? तीसरी कक्षा में अब देखिए 18 इलेक्ट्रॉन जो है मेरे भाई, यह आप तभी रख सकते हैं जब चौथी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब। माने हर स्थिति में बाहरी कक्षा जो होगी, सबसे अंतिम जो कक्षा होगी, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। आप 32 इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में कब रखिएगा? जब 5वीं कक्षा में बाहरी में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब। यह नियम लगाया, लेकिन यह नियम आप बार बार तो हम कह रहे हैं कि यह नियम 18 तक वाले तत्व पर ही लागू हुआ। समझे कि नहीं? बाकी तत्वों पर यह चीज लागू नहीं हुआ, और यहीं तक पढ़ाए थे। कहां तक पढ़ाए थे? यहीं तक। हाँ, यहां तक समझ में आ गया सबको? इन्होंने कहा, और यह नियम कितना तक लागू हुआ? 18 तत्व वाले परमाणु पर ही लागू हुआ। आगे के तत्व में जो है यह लागू नहीं हुआ। आगे माने क्या लिखे हैं? आगे तत्व की परमाणु जो है उसको समझा ही नहीं पाए, उसको समझा नहीं पाए, वो समझा नहीं पाए। आया समझ में? इसको समझा नहीं पाए। तो अब देखिए हमने क्या कहा, हर एक गलती आपको मौका दे देगा दूसरा को। बस इनकी यही गलती थी कि इनका जितना भी नियम था 18 गो पर लागू हुआ।
और 18 गो पर लागू हुआ और हमारे पास तत्वों की संख्या 118 है, तो भैया 18 गो के आपके नियम से होगा, अब बाकी सबके दूसरा के नियम से होगा, तो कोई ना कोई आएगा ना, तो आए ऑफ बाउ का परमाणु मॉडल, ऑफ बाउ सिद्धांत, जो 9वीं क्लास में नहीं पढ़ना है लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ा देंगे, समझे कि नहीं? 9th क्लास वाले बच्चों को ऑफ बाउ प्रिंसिपल नहीं पढ़ना है लेकिन फिर भी हम पढ़ाएंगे। अब हम लोग नील्स बोर के ही बारे में भी पढ़िए कि और इन्होंने क्या क्या कहा। क्या कोई दिक्कत है? और इन्होंने क्या क्या कहा, आग 18 तत्वों को कहा। कैसे, देखिए ध्यान से, अब इन्हीं की बात को लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा इसको इसे साइड में करते हैं और समझाते हैं जरा सा। सबसे पहला जो परमाणु है, सबसे पहले देखिए इस बात को, अब समझिए ध्यान से। सबसे पहला परमाणु क्या है? हाइड्रोजन, माने तत्व का नाम बताइए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोलते जाइए, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, बोलिए ना, हाँ 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 हाँ, और बोलिए, और बोलिए, हाँ, गंधक, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। 18 तो ही हो गया, देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। 18 के ऊपर लागू हुआ है इनका बात। अब ध्यान से समझिए, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब देख लीजिए क्या हुआ, जिससे जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन्होंने किया तो कहा कि हाइड्रोजन का 1 है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है कि नहीं? साथ ही इन्होंने कहा कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। अब एक मैटर को यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। परमाणु जो होते हैं, किसी भी कोई भी तत्व है, तत्व परमाणुओं से मिलकर के बना है। बात नहीं समझ में रहा है? जैसे हाइड्रोजन क्या है? तत्व है। हीलियम क्या है? तत्व है। लिथियम क्या है? तत्व है। और तत्व के सबसे छोटा से छोटा कण को क्या कहते हैं? परमाणु। यानी कि ये भी परमाणु से बना है, ये भी परमाणु, सब परमाणुओं से मिलकर के बना है। सब तो परमाणु में है। और परमाणु जो होते हैं, क्वेश्चन आता है कि यह विद्युतः उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युतः क्या होते हैं? उदासीन। अच्छा, एक चीज ध्यान से बताइए, प्रत्येक जो परमाणु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम बताए हैं। और इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस, और प्रोटॉन होगा तो प्लस, ये बात बताए हैं ना। अब बताइए, प्रत्येक तत्व में इलेक्ट्रॉन है उतना ही जितना की है उसमें प्रोटॉन। प्रत्येक तत्व में प्रोटॉन उतना ही है जितना है इलेक्ट्रॉन। तो सब के सब तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। बात समझ आ रही है? तो जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा वह सब माइनस में, और जितना प्रोटॉन होगा उसका आवेश होगा सब प्लस में, और सब कट कूट करके क्या हो जाएगा? 0। जैसे -1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम प्लस 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम इज इक्वल टू कितना? 0। इज इक्वल टू कितना? 0। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जब कोई आवेश ही किसी पर नहीं होगा, सब का आवेश कितना हो जा रहा है? 0। प्रत्येक तत्व में यही स्थिति हो रही है। तो अब हमको बताइए, तो प्रत्येक तत्व का परमाणु विद्युतः न्यूट्रल होगा कि उस पर कोई चार्ज होगा? न्यूट्रल हो जाएगा, आवेश 0 हो जाएगा। काहे 0 हो जाएगा? तो उसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। आ गया समझ में? तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आएगा कि परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं, क्यों? तो जितना उस पर इलेक्ट्रॉन का आवेश उतना ही उस पर प्रोटॉन का आवेश, और दोनों आवेश चूंकि सेम होता है, सिर्फ अंतर है कि इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में और प्रोटॉन है तो प्लस में। तो प्लस माइनस अपने में सेम होकर के हो जाता है
जीरो। इसलिए परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। कितने बच्चों को समझ में आ गई बात? आ गया समझ में? अब देख लीजिए, तो अब पहली कक्षा में इसका तो है हाइड्रोजन का एक, और पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना रहेंगे? 2। हमको कैपेसिटी है 2 का, अब मिल रहा है कैगो? 1। खाने का है 2 रोटी, मिल रहा है 1, तो क्या मन गड़ेगा हमको? आराम से खा लेंगे। अब देखिए हीलियम का है कितना? 2 रोटी खाने का है, इसको मिल भी रहा है 2 रोटी, तो क्या इसको खाने में दिक्कत होगा? समझ में आ रही है बात? लिथियम का है कई रोटी खाने का? 3। लेकिन कहा है कि पहलका में 2 गो खाना है, पहला राउंड में कै गो? 2 गो, लेकिन है इसका कितना? 3। तो दूसरी कक्षा में अब जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो दूसरी कक्षा में कै गो रह सकता है? 8 गो। 8 गो बेड लगा हुआ है सोने के लिए। अब आदमिया है कै गो? 1 गो। बचल है कि गो ना? बात समझ आ रही है? तो 1 गो बचल है, तो 1 गो तो 8 गो खाली है, 1 गो है तो उहड़ा उहड़ा के सूतित रहो, आओ का जितना बुझा उतना पर। समझे कि नहीं? अब देखिए बेरिलियम में पहला में रहेगा कक्षा में 2 गो, अब जो 2 गो बचेगा से चल जाएगा दूसरे में, चूंकि दूसरका के तो 8 गो रखने का पावर है। 5वां में बोरोन देख लीजिए, पहलका में 2, दूसरका में 3, पहलका में 2, दूसरका में 4, पहलका में 2, दूसरका में 5, पहलका में 2, दूसरका में 6। कोई दिक्कत? दूसरका में चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो पहलका में 2, दूसरका में 7, पहलका में 2, दूसरका में 8। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अब देख लीजिए, अब आ गया सोडियम के पास कितना है? 11। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब तो इसे ज्यादा रख नहीं सकते हैं, क्योंकि दूसरी कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी है। और तीसरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 18। तीसरी में कै गो? 18 गो। हमारा पास तीसरी में रखने का जगह है 1 ही गो का। कै गो का? 1 गो का। तो हम रखना है 1 गो, तो 1 गो रख दिए। 2 8 1, 8 2 10 1 11 हो गया। इसमें रखेंगे तो 2 8 2 रख दिए तो कोई दिक्कत? 2 8 3 रख दिए तो कोई दिक्कत? 2 8 4 रख दिए तो कोई दिक्कत? बोलिए। यहां पर अगर रख दिए 2 8 5 तो कोई दिक्कत? अब कह रहे 2 8 6 रखेंगे तो कोई दिक्कत? 2 8 7 रखें तो कोई दिक्कत? 2 8 8 रखें तो कोई दिक्कत? 19 में देख लीजिए, है बढ़िया। चलो 19 में देख लीजिए, कट नहीं रहा है बाबू? कट रहा है। अब इसमें 19 में है, तो इसमें 2 8 9 रख लिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चूंकि तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 18। तीसरी कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन रहेगा? 18। यहाँ हो जा रहा है कितना? 9। लेकिन एगो आओ तो नियम दे दिए हैं, पगलाई दे दिया कि यह नियम 18। देखिए परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ हो जा रहा है कै गो? तो नियम इनका हो गया क्या चीज? अब एक बाद इनको दिमाग में नहीं काम कर रहा है कि अब तो हम क्या करें। समझ में आ रही है बात? इन्होंने कहा कि बाह्यतम कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन रहेगा? 8 गो। यहाँ बाह्यतम कक्षा में कै गो हो जा रहा है? 9। आप इस हिसाब से तो 18 रख सकते हैं, 18 गो रख सकते हैं, समझे कि नहीं? 18 गो रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही 19 में हम आ रहे हैं तो 2 8 और 9 हो जा रहा है। 8 पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 9। इन्होंने नियम क्या रखा था? इन्होंने बताया कि परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यहाँ हो जा रहा है कै गो? 9। अभी अपने गड़बड़ा रहा है। समझ में आ रही है बात ना? तो इनका पूरा का पूरा नियम कै गो तत्व पर लागू हो रहा है? 18 गो पर। अब 19वां का कैसे रखाएगा इलेक्ट्रॉन? इनको बुझाइए न रहा, तो माथा ठोके हैं कि ले अब तो हम बाघ के जन्मा दिए, अभी कह रहा कि हम आप ही को खा जाएंगे, है कि नहीं? इनके सामने वही स्थिति आ गई। तो इनका नियम कै गो पर लागू हुआ? समझ में आ रही है बात? सुनाई दे रहा है? किताब को बंद कीजिए, किताबिये से कर रहे हैं, आपको देखने की जरूरत है, हमको याद है। हम जब पूरा पढ़ा लेंगे ना तो किताबिया उलट उलट के देखिएगा, एक एक टॉपिक वहां मिल जाएगा, एक को बाहरी नहीं जाएगा। चिंता में काहे के लिए है? आप समझ में आया जी?
फंस गया जवनवा। अब देखिए, लेकिन अभी देख लीजिए नील्स बोर में और क्या कहा कि देखिए एक चीज और है, ठीक है हम तो फंसिए गए हैं लेकिन उसकी चिंता नहीं है, और आपको भी हम समझा रहे हैं, बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं। देखिए अगर हम कैल्शियम का ले लेंगे तो 2 8 10 हो जाएगा। कैल्शियम का कितना हो जाएगा? 2 8 10। देखिए ना यहां पे है कुछ लिख दिया आर्गन पोटेशियम, कैल्शियम का के लिखे, बताइए कैल्शियम का सी है ना जी, 20 में क्या हो जाएगा? सी है 20 में क्या हो जाएगा? सी कैल्शियम का, तो इसका तो हो जाएगा 2 8 10। 2 8 10 है तो भैया ये 10 तो नहीं होगा ना, आपके अनुसार तो 8 ही गुण इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होना चाहिए, वहां हो जा रहा है 10 गो, तो आपका यह नियम क्या हो जा रहा है? फेल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे से, नील्स बोर ने ही कहा, इसने कहा कि देखिए जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लास में पढ़ते हैं तो आवश्यकता से अधिक लेखन हो जाता है तो उसका सेक्शन बनाते हैं, हर क्लास का सेक्शन होता है, तो हम भी तो कक्षे न बनाए हैं, तो हर कक्षा का सेक्शन बनाना जरूरी है ना। सेक्शन ए बी सी डी ई एफ ऐसे रहता है कि नहीं रहता है? हम सेक्शन क्या बनाएंगे? एस पी डी एफ। हम सेक्शन क्या बनाएंगे? एस पी डी एफ। 4 गो सेक्शन रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, किसी भी कक्षा में इससे ज्यादा सेक्शन नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? उन्होंने कहा कि किसी भी सेक्शन में ज्यादा कक्षा की जरूरत नहीं है। क्या गो सेक्शन रहेगा? 4 गो, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम एसओ से काम चल जाएगा, पीओ से काम चल जाएगा, डीओ से काम चल जाएगा, एफओ से काम चल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। तो प्रत्येक कक्षा में उन्होंने उप कक्षा का निर्माण किया। कक्षा का भी छोटा रूप क्या कहलाएगा? उप कक्षा। जैसे 10वां क्लास, अगर 9वां क्लास है आप लोग और 9वां क्लास का यहाँ पे 2 गो बैच चल रहा है, तो एगो हो गया हम लोग कहते हैं सुबह बैच, एगो कहते हैं शाम बैच, एगो कह दीजिए ए ग्रुप, एगो कह दीजिए बी ग्रुप, एगो कह दीजिए एस ग्रुप, ऐसे पी ग्रुप। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या कितना हो ज्यादा हो जाए, लेकिन आप 4 सेक्शन से ज्यादा चला नहीं सकते हैं, आपको 4 ही सेक्शन चलाना है। इससे ज्यादा चलाइएगा तो दूसरा जगह भेज दीजिए बच्चा को, समझे कि नहीं? इससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। तो इसलिए इन्होंने एक उप कक्षा का निर्माण किया। क्या चीज का निर्माण किया? उप कक्षा का। क्या चीज का निर्माण किया? उप कक्षा का। तो अब देख लीजिए कक्षा जो है, उन्होंने क्या कहा कि हम उप कक्षा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उप कक्षा। तो अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले कक्षा का नाम तो इन्होंने दिया था क्या चीज? कक्षा का नाम इन्होंने दिया के एल एम एन, इस तरह से कक्षा बनाया था इन्होंने। और प्रत्येक कक्षा में उन्होंने कहा कि हम उप कक्षा बनाएंगे। तो कक्षा को इन्होंने क्या बना दिया? उप कक्षा। उप कक्षा को कितने भाग में बांट दिया? तो 4 भाग में, है ना? कितने भाग में? 4 भाग में। कैसे? जैसे मान के चलिए इसका नाम दे दिया एक ठो का एस, कितना दे दिया? एस। एक का नाम दे दिया पी, एक का नाम दे दिया डी, और एक का नाम दे दिया एफ, और इस सब स्मॉल में दिया एस पी डी एफ। और कहा कि एस जो है ज्यादा से ज्यादा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एस अपनी उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन को रखेगा? 2। अब पी कितना रखेगा? ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा, इससे ज्यादा रखने की कैपेसिटी नहीं है। डी को बोला कि इससे ज्यादा नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं आप मैक्सिमम, और एफ को बोला गया कि आप 14 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। यानी कि आपके उप कक्षा में एस में मात्र 2 ही विद्यार्थी रहेंगे, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। अब जरा सा हम लोग बात कीजिए, जैसे के कक्षा है, के कक्षा है, तो के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। के किसको बोले हैं? पहली कक्षा के क्या है? पहली कक्षा है। बात को समझिए, के क्या है? पहली कक्षा है। अब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। और एस के भी पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यानी कि के पास एक ही उपकक्षा होगा जिसका नाम है एस। जिसका नाम क्या है? एस। समझ में आ गई बात? अब देख लीजिए, अब दूसरी कक्षा का नाम है एल। क्या नाम है? एल। और एल के पास होगा 8 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 8। तो भैया आपके पास 2 गो उपकक्षा होगा, एस और पी। भैया एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन, पी के पास 6, 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन यहां है।
तो बोला गया कि जो भैया एल है आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह 8 है। तो 8 है तो उप कक्षा आप क्या गो बना सकते हैं? 2, क्योंकि एस में है 2 इलेक्ट्रॉन और पी में है कितना इलेक्ट्रॉन? 6। तो 6 और 2 कितना होता है? 8। तो एल के पास कितना उप कक्षा होगा? 2। कौन कौन? एस और पी, एस और पी। अब आइए आगे, एल के बाद मान के चलिए कि एम, तो एम के पास भी कितना रहेगा? एम के पास चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या तीसरी कक्षा में 18 हो जाती है, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है? 18 इलेक्ट्रॉन। तो कहा कि आपके पास एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा। क्या होगा? डी भी होगा। एक मिनट, एस पी डी रहेगा आपके पास। 3 उप कक्षा का है, 18 गुना है आपके पास। तो पहली कक्षा में एस के पास तो 2 गो रहता है, पी के पास 6 गो और डी के पास 10। जोड़िए तो जरा सा, 10 6 16 2 18। तो तीसरी कक्षा में कै गो उप कक्षा? 3। कौन कौन? एस पी डी। और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 18। 2 6 10। समझ में आई बात? समझते चलिए सिर्फ। उसके बाद हो गया से समझ लीजिए। अब कहा गया कि अगली जो कक्षा होगी जिसका नाम क्या है? एन। तो एन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 32। कितना? 32। अब इसके बाद जो है से आपके पास एस भी उप कक्षा होगा, पी भी उप कक्षा होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। समझ में आ रही है बात? एस के चूंकि 2 है, पी के पास 6 है, इसके पास 10 है, इसके पास 14 है। तब जोड़ लीजिए, 6 2 8, 8 10 18 और 14, 32 इलेक्ट्रॉन हो गया। पांचवी कक्षा में कितने उप कक्षा होंगे? तो 4, एस पी डी एफ। छठी कक्षा में कितने होंगे? तो 4, एस पी डी एफ। सातवीं में कितने होंगे? 4, एस पी डी एफ। इससे ज्यादा नहीं रखना है आपको। बात समझ में आ गई बात? यानी कि कक्षाओं की संख्या जो भी हो, उप कक्षाओं की संख्या इससे ज्यादा नहीं रह सकते हैं। इतना बात कितने बच्चों को समझ में आ गया? तो अब देखिए कहा गया क्या चीज, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। अब कहा गया कि सबसे पहले आपको जो भी बच्चा आएगा तो कक्षा तो रहेगा ही रहेगा, उसको आप किस में वितरित कीजिएगा? उप कक्षा में। किस में वितरित कीजिएगा? उप कक्षा में। बैटरी है ना अभी? हाँ, तो चलने दीजिए, कट जाएगा तो छोड़ दीजिएगा। आपके पास कितना रहेगा वो समझिए। तो आपके पास कैसे लिखना है? जैसे हाइड्रोजन है तो एक चीज ध्यान समझिए, हाइड्रोजन है, शुरू से फिर से मिलाते चलिए। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, तो भैया आप इसको पहली कक्षा में जो रखिएगा, तब पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है। तो पहली कक्षा में के, और तो उसको कहां भेजिएगा? कोई ना कोई भाई सेक्शन में भेजिएगा ना। तो आपके पास सेक्शन में है 1 ही गो। तो कहा कि देखिए पहली कक्षा है तो आप पहली को 1 लिख दीजिए, और उसके उप कक्षा में भेज रहे हैं तो उसका नाम है एस। समझ रहे हैं ना बात? पहला को पहला बोलिए, तो पहला क्या हो गया? कक्षा का नाम है, और दूसरका में जो लिखा हुआ है एस, यह उसके उप कक्षा का नाम है। समझ में आ गई बात? इसके पास इलेक्ट्रॉन कै गो है? 1। तो भैया इसके माथा पर 1 रख दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1s1। अब देख लीजिए दूसरा नंबर पर, जैसे हीलियम है, तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना हो गया? 2। समझ में आ रही है? तो भाई पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है ना। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है? 2। और इसके पास भी है 2। तो कहा कि भैया इसको भी पहली कक्षा में, और चूंकि एस की भी कैपेसिटी है 2 गो रखने का, इसलिए इसके माथे पर क्या दे दीजिए? 2। इसके माथे पर क्या दे दीजिए? 2। अब चलिए तीसरा नंबर पर लिथियम है, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। तो भैया पहली कक्षा के उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह गया। अब इससे इसकी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, अब इसको दूसरी कक्षा में जाना पड़ेगा। तो दूसरी कक्षा के का पहले पीए में चल जाएगा। भैया दूसरी कक्षा का पहला सेक्शन में भरेगा तब ना हम दूसरी कक्षा में जाएंगे, अगला उप कक्षा में जाएंगे। एक सेक्शन भर में नहीं किया है, अब 50 सेक्शन बना लें। तो सेक्शन पहला में कितना है? 2। और इसके पास बचल है 1 ही गो, अभी तो इसके पास और कैपेसिटी है रखने का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s1। अब जैसे देखिए लिथियम के बाद क्या देख लीजिएगा? बेरिलियम ना होता है जी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम होता है। तो बेरिलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो पहली कक्षा के उप कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा के भी उप कक्षा में
2। आ रहा है समझ में? अब देख लीजिए पांचवा में बेरिलियम के बाद बोरोन, तो इसके पास हो गया 5। तो अब देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अब दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब यहां पे चूंकि इसकी संख्या s 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो अब दूसरी कक्षा के दूसरा सेक्शन है जिसका नाम है p, जिसके पास कैपेसिटी है 6 गो रखने के लिए, तो ये चल जाएगा दूसरी कक्षा के उप कक्षा p में। इसके पास कैपेसिटी है 6, बचा हुआ है 1, तो एक तो आराम से रख लेगा। अगर हम लोग आगे बात कर देंगे कार्बन की, तो बस p के पास तो 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 1s2 2s2 2p2, कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए हाइड्रोजन कार्बोनाइट, अब देख लीजिए क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, उसके बाद क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन। आप समझ रहे हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, देख लीजिए ध्यान से। अब जैसे देखिए अब यहां आ जाएगा नाइट्रोजन के पास, तो भैया 2p3 हो जाएगा लास्ट में, सीधा लिख देंगे 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6, p अपना 6 को रख लिया। अब ध्यान से समझिए, अब आ गए सोडियम में, और सोडियम के पास परमाणु संख्या कितना है, 11। तो पहले तो पहली कक्षा के उप कक्षा में चला गया, दूसरी कक्षा के दोनों कक्षाओं में चला गया, 6 2 8 2 10, लेकिन इसके पास एक और कहां जाएगा, तो अब दूसरी कक्षा भी अपना कैपेसिटी पूरा कर लिया, तो अब उछल के जाएगा तीसरी कक्षा में, तो तीसरी कक्षा के बाद डी में जाएगा कि तीसरी कक्षा के एस में आएगा, जोर से बोलिए ना, एस में आएगा। तो अब तीसरी कक्षा के कहां जाएगा, एस में। एस के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और जरूरत है 1 गो का, तो 1 गो रखा गया। मैग्नीशियम में जाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, देख रहे हैं बाबू, समझ में आ रहा है? अब देखिए एल्युमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2, यहां तक तो मैग्नीशियम में है, एस भी अपनी पूरी कैपेसिटी ले लिया है। तो अब देखिए तो एल्युमिनियम है 13, यहाँ इलेक्ट्रॉन हुआ है 2 2 4 6 10 2 12 गो, एक वाव घट रहा है इसको। तो अब भैया एस के बाद वो कहां जाएगा, पी में। तो अब तीसरी कक्षा के कहां जाएगा, पी में। अब पी के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6, इसकी जरूरत है 1 गो का, तो 1 गो यहाँ पूरा हो गया। समझ में आ रही है बात? अब रह गया सिलिकॉन, तो बस यहां कर देंगे 3p2, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, देख रहे हैं? अब देख लीजिए ध्यान से, सिलिकॉन के बाद बताइए फास्फोरस, गंधक, हाँ वही सल्फर, क्लोरीन, आर्गन 18 में, 19 में पोटेशियम, 20 में कैल्शियम। अब ध्यान से समझिए, ये 3p2 हो गया, तो अगला में तो 3p3 हो जाएगा, क्योंकि p के पास 6 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, तो अभी तो इसका चलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब यहां पे देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो रहा है ना जी, 3p5। क्लोरीन का 17 तो जोड़ लीजिए, 2 2 4 6 10 10 2 12 5 17 हो गया। अब देख लीजिए आर्गन 18, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 8 को पूरा हो गया। अब हम लोग चले जाएंगे कहां, 3d, कहां पे 10 को रख सकते हैं। तो जैसे ही 3d1 कीजिएगा, तो अब देखिए जरा सा, हम इसको अगर ऐसे अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो इस हिसाब से, इनके हिसाब से, तो यहां पर आ जाएगा 3d1 आ जाएगा ना। अब हमको जरा जवाब देना मेरे भाई, अगर हम 3d1 में ले जाएंगे तो यहां तीसरी कक्षा तो तीनों है, तो तीसरी कक्षा में जोड़िए इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 कै गो हो गया, 9,
इनका नियम यहीं पर रुक जाता है, इनका नियम क्या हो जाता है, यहीं पर कैंसिल हो जाता है। इधर नहीं कट रहा है, कट रहा है तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पे नियमावली इनकी क्या हो जा रही है, गलत साबित हो जा रही है। क्योंकि इन्होंने पूर्व में ही कहा है कि बाहरी कक्षा में मैक्सिमम कै गो, 8 गो इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा तो यहाँ 3 कक्षा ना हो गया बाहरी जी, बाहरी कक्षा क्या है, तीसरा है। और तीसरा में देखिए तो 2, 6, 8 अब एक 9 हो जा रहा है। और तीसरी कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो इनका नियम कितने जगह पालन हुआ है, कितने जगहों पर पालन हो रहा है, मात्र 18 तत्वों पर ही पालन हो रहा है। इसलिए इनका पूर्ण रूपेण जो नियम है वह काम नहीं करने की वजह से है कि नहीं, इनके नियम का भी हम लोग क्या करेंगे, परित्याग करेंगे। लेकिन इन्होंने और कुछ चीजें बताई जिसके बारे में समझ लीजिए। इन्होंने 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन बताए। कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन बताए, 2 प्रकार के। एक को कहा संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक का नाम हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। जरा इसको समझ लेते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, कोरा क्या है। कोर इलेक्ट्रॉन, राजा 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 करेजा में समा जा गाना था। कोरवा में, तो कोरवा के मतलब क्या, एकदम अंदरवा में, अंदरवा में पूरा। तो जो अंदर का इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको कहेंगे कोरा में। इसमें और भोजपुरिया में पता है ना, नाश्ता है पूरा, है कि नहीं। तो कोरा के मतलब क्या है, एकदम अंदरवा में, है कि नहीं। तो देखिए बाहरी कक्षा के अलावा जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा सब कोरा में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, कोरा में, समझे कि नहीं। तो अब पूछेगा कोई कि कोर इलेक्ट्रॉन बताइए इसमें से, अरे भैया तीसरी कक्षा बाहरी कक्षा है। अब बाकी जो अंदर में बच गया 6, 2, 8, 2, 10 कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। बाहरी कक्षा 6, 2, 8, 8 क्या हो गया, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया, संयोजी। तो जो बाहर में रहेगा उसको कहेंगे संयोजी, और जो कोरवा में रहेगा उसको कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। कितने बच्चों को समझ में आ गया, अगर समझ में। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, अंतिम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होगा। कक्षा की बात कर रहे हैं, उप कक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। कक्षा उप कक्षा में अंतर है। कक्षा के मतलब क्या, सब उप कक्षा को जोड़ दीजिए तो हो गया कक्षा। तो अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को हम लोग कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। आज अंदर में के है संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जो है उस सब को क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। आगे समझ में। संयोजी इलेक्ट्रॉन के पहले सभी इलेक्ट्रॉन को कौन इलेक्ट्रॉन कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। कितने बच्चों को समझ में आ गया, समझ में आ रही है बात। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी बचा हुआ को कोर इलेक्ट्रॉन। अब बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा उप कक्षा नहीं, बाहरी कक्षा, जैसे देखिए यहां पे आप समझिए जरा सा ले, हाँ चलिए देखिए देखिए ध्यान से बताइए। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 8। इसमें जो गोले घेर रहे हैं सब संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्या कहलाएगा, संयोजी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आज जब बस छोड़ दिए हैं वो सब क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन है। सब क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही है बात। कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है क्या, समझ में आ रही है ना। वाह वाह, करकरा रहा है सब, है कि नहीं। अब देख लीजिए जरा सा संयोजकता के बारे में, थोड़ी सी संयोजकता पढ़ाए हैं चैप्टर 3 में भी। संयोजकता को चैप्टर 3 में भी पढ़ाए हैं। थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं क्योंकि इसमें हल्का सा है चर्चा करने के लिए, तो कर दे रहे हैं। ना करेंगे तो कहेगा कि ये सब समझ में आ गया।
अभी हाफ ऑफ प्रिंसिपल अभी नहीं पढ़ाए हैं। 118 के 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, चिंता मत कीजिए, है कि नहीं? आप मत समझिए कि बाप रे बाप अब 18 के बाद ना समझ में आ रहा है, समझे कि नहीं? तो उसकी चिंता करना ही नहीं है कि नहीं? टाइगर अभी जिंदा है, समझे कि नहीं? तो समझ लीजिए अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाफ बाऊ है ना जी, तो हाफ बाऊ है तो चिंता क्या कर रहे हैं? बाऊ बाऊ करवा ना देंगे सबका। ये बेचारा ये तो फंस गया 18 गो में। नील्स बोर क्या गो में फंस गया? 18 गो में। 19वां में बुझाइए ना रहा, 7 दरवाजा तोड़ना तो 6 गो सीखे, 7वां में तो फाड़ न देंगे करे जा उसका। भीम जी यही ना कहते कि जब 6 गो दरवाजा टूट गया तो 7वां में क्या रखा है, समझे कि नहीं? पहल के दरवाजा पर गदा भांजित रह गया सर। समझ में आ रही है बात ना? तो भैया आप भी मत समझिए 18 को पर नहीं है, 118 तक तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब प्रिंसिपल लाएंगे, सबका करेंगे। एक दो टॉपिक है, पहले पढ़ाने दीजिए, उसके बाद ये क्या आ गया देखिए। बढ़िया समझिएगा। अब देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन जरा सा समझ। जब संयोजी इलेक्ट्रॉन हम पढ़ लिए तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो आप निकाल लीजिएगा। सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन से आर्गन तक संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखिएगा तो बना लीजिएगा। अरे बनाना क्या है, बना नहीं दिए हैं जी संयोजी इलेक्ट्रॉन। वहां बाह्यतम कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहे। सब तो है, सब संयोजी इलेक्ट्रॉन है। सब क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अरे जब बाह्यतम कक्षा में अंतिम में जो रहेगा वो सब संयोजी होगा, तो बातें खत्म हो गया। समझ में आया बुलकनी चाची? ललटेनवा तोरा समझ में आया? हाँ बुलकनी चाची के ठीक। अब फतिंगी बूढ़ा के भी समझ में आ गया, है कि नहीं? तो ये सब समझ में। संयोजी इलेक्ट्रॉन बना लीजिएगा। तो बना तो वही दिए हैं। तो गोल घेरर का क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। गोल घेरर का क्या है? संयोजी। कोर इलेक्ट्रॉन भी समझ गए? बहुत तेज हैं आप लोग भाई। कभी कभी हम आश्चर्य लगता है कि इतना तेज स्टूडेंट कैसे है कि नहीं? अब देख लीजिए ध्यान से। संयोजकता में, संयोजकता हमने कहा था कि किसी तत्व की संयोजकता 1 से 4 तक होगी। 1 से कितना तक होगी? 4 तक होगी। तो देखिए 1 से 4 तक का कंसेप्ट समझिए। संयोजकता आप जो 0 भी होगी, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो ये क्या है? 0 1 से 4 तक। और फिर उसके बाद देखिए 0 भी हो सकता है संयोजकता में, है कि नहीं? अब जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 8 जब इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन जब किसी भी बाह्यतम कक्षा में होंगे, तो जिसके भी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि वह अपना अष्टक पूरा कर लिया। वह तत्व अपना क्या कर लिया? अष्टक पूरा कर लिया। अब उसको किसी से न लेना है न किसी से देना है, हर चीज उसके पास मौजूद हो गया। अरे भैया लेना देना किसके पास है? जिसके पास ज्यादा है वो देगा, जिसके पास कम है वो लेगा। नहीं समझ में आई मेरी बात? अरे भैया लेना देना का मतलब क्या है? जिसके पास ज्यादा है वो देगा, और जिसके पास कम है वो लेगा। और जिसके पास कदा ना है हमारा केकरो से मतलब नहीं है, मतलब वो एकदम भरपूर है, उसको किसका है नहीं मतलब है, जो चीज खोजिएगा सब है उसके पास। यानी कि उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और जिसके भी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, वही इधर उधर तड़फड़ाएगा। काहे लगे? 8 को पूरा करने के लिए। समझे कि नहीं? 8 को पूरा करने के लिए। अब स्थिति क्या है सो समझ लीजिए। जैसे देखिए किसी के भी बाह्यतम कक्षा में, किसी के भी बाह्यतम कक्षा में है ना, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, माने संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसका 1 है, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है, और जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? 4 है, वह सबसे पहले बात समझ, जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब समझ में आ रहा होगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? क्या? सबसे अंतिम कक्षा में। तो जिसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो, जिसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो, जिसके अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा 8 को पूरा करने के लिए त्याग देगा। क्या करेगा? त्यागेगा। क्या करेगा? त्याग देगा। जैसे देख लीजिए, ध्यान से समझिए इस बात को, हम क्या बोल रहे हैं
त्यागेगा। कैसे त्यागेगा से समझिए, देखिए यहां आप देखिए, यहां 2 8 1 हो गया, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग देगा। और कै गो रखेगा? 8 गो। जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 है वह क्या करेगा? त्याग देगा। और क्या करेगा? 8 इसका अपना पूरा करेगा। जिसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है वह 3 क्या करेगा? त्याग देगा। 4 वाले की स्थिति है कि समयानुसार त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। जैसे कार्बन को आप देखिए, कार्बन को देखिए, यहां इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है ना, इलेक्ट्रॉन 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कभी त्याग भी देता है, कभी ले भी लेता है। ऐसी स्थिति में कार्बन सबसे अत्यधिक यौगिकों की रचना करता है। कार्बन जो है सबसे अत्यधिक यौगिकों की रचना क्यों करता है? क्योंकि उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। समय आने पर 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है, ले भी लेता है कि नहीं? उसके पास दोनों कंडीशन है। लेकिन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है 5, जिसके पास है 6, जिसके पास है 7, जिसके पास है 8, तो 8 की बातें मत कीजिए, संपूर्ण है 7 6 5। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 5 क्या करेगा? 5 में 3 गो और लेने की कोशिश करेगा। 6 गो और क्या करेगा? लेने। 6 जो है 6 है जिसका, तो 2 गो लेने की चाहत रखेगा। 7 है जिसके पास, वह 1 गो लेने की चाहत रखेगा। और जो लेगा तो उस पर माइनस का चार्ज आएगा, और जो देगा उस पर प्लस का चार्ज आएगा। तो अब देखिए, तो यहां ई अगर दे रहा है तो इस पर Na पर प्लस का चार्ज आएगा, Na पर क्या आ जाएगा? प्लस का। अब 5 जो है से 3 गो लेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस का चार्ज। और उसमें स्थिति क्या होती है उसको समझिए। उसमें स्थिति क्या? तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 है तो सीधा अपना वो 3 गो लेगा 8 पूरा करने के लिए। तो 3 गो लेने के लिए क्या है? 8 को पूरा करने के लिए 3 गो लेगा, तो 8 - 5 बराबर 3। तो इसकी संयोजकता -3, इसकी संयोजकता -2, इसकी संयोजकता -1। ये एगो देगा तो इसकी संयोजकता +1। ये क्या करेगा? 2, तो +2। ये क्या करेगा? +3। ये क्या करेगा? +4। ये क्या करेगा? -3। ये क्या करेगा? -2। ये क्या करेगा? -1। ये 8 में से 8 गया 0। इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 0। कितने बच्चों को समझ में आ गया? अब संयोजकता समझ में आया? संयोजकता क्या है से? और जिसके माथे पर माइनस का चार्ज लग गया उसकी संयोजकता माइनस में, और जिस पर प्लस का चार्ज लग गया उसकी संयोजकता प्लस में। अभी है ना? क्या % है अभी? मैंने समझ में नहीं आया कितना है, मैंने लाल में आ गया है। देखिए वीडियो अगर कट जाए तो समझ लीजिएगा कि भैया मैंने हम अभी नहीं थके हैं और ना हम अभी अभी पढ़ाई रहे हैं, इसलिए इस बात को समझ लीजिएगा। तो माइनस में जिसका है और प्लस में जिसका है, ये तो समझ में आ गया कि संयोजकता प्लस कैसे होता है और माइनस कैसे होता है। भले आपको लिखना नहीं है लेकिन ये तो जान गए। अब देख लीजिए, अब एक चीज और समझ लीजिए बहुत अच्छे से। आपको धातु, अधातु और उपधातु को जरा सा समझ लीजिए। धातु, अधातु, उपधातु को समझ लीजिए। समझे कैसे? जिसकी संयोजकता नहीं, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं या संयोजकता भी कह सकते हैं, कोई दूसरी दिक्कत नहीं है। देखिए एगो मोटा मोटी तौर पर आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो समझ में आ गया। तो इसीलिए आपको कैसे लिखते हैं? 0 1 2 3 4 3 2 1 फिर 0 हो जाता ना 0। समझ में आ रही है बात ना? संयोजकता। और तीसरा जब लेसन पढ़िएगा तो उसमें और बढ़िया से समझा दिए हैं, ठीक है, संयोजकता के बारे में। तो अब ध्यान से और समझिए। देखिए अब देख लीजिए जरा सा, धातु, अधातु और उपधातु, इसको समझने का प्रयास कीजिए। धातु, अधातु, उपधातु। तो जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, समझे कि नहीं? जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 और 3 है। समझ में आ गई ना? और ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन का क्या करने वाले हैं? त्याग। तो जिसके बाह्यतम कक्षा में
एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो और जिसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो। यानी कि जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी कि जो ये सब इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले हैं, ये सब ग्रहण करने वाले नहीं हैं, ये सब त्यागने वाले हैं। तो त्यागने वाले जो हैं उसके माथे पर प्लस चार्ज है, यानी कि ये सब के सब क्या कहलाएंगे? धातु। सब के सब क्या कहलाएंगे? धातु। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कीजिए और जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हैं, वो सब के सब धातु। और जिसके बाह्यतम कक्षा में, जिसके बाह्यतम कक्षा में, समझे कि नहीं, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। समझे कि नहीं? कभी कभी 4 भी। ये सब के सब क्या हैं? 4 को भी साइड में रखिए। जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7